लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? इसमें एक लफ्ज है मास। मास से क्या मुराद है? फिजिक्स की टर्म है। क्या चीज है? फिजिक्स की टर्म है। यहाँ पर फिजिक्स तो हमने नहीं पढ़नी, लेकिन मैथ्स का हमें पता होना चाहिए। फिजिक्स में आपने 9th में पढ़ा होगा कि मैथ्स और वजन में क्या फर्क है। मे भी क्वेश्चन भी पेपर में आता ही। तो मैथ्स क्या चीज है? किसी शय की मिकदार को, किसी शय की मिकदार को मैथ्स कहते हैं। ये बड़ी आसान सी डेफिनेशन है। किसी शय में जो उसकी क्वांटिटी होती है, अमाउंट होती है, उस अमाउंट को मैथ्स कहते हैं। और मैथ्स का क्या यूनिट होता है? इसका यूनिट क्या बेटा? शाबाश, यूनिट किलोग्राम। किलोग्राम फिजिक्स में। तो अब इसमें लॉ ऑफ मैथ्स एक्शन में, लॉ का मतलब कानून, तो मैथ्स एक्शन ये कैसा मैथ्स है? रिवर्सिबल एक्शन की बात कर रहे हैं। और ये लॉ सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल एक्शन के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए एप्लीकेबल है? ये लॉ दो साइंटिस्ट ने पेश किया था, गुलबर्ग और वेग ने 1869 में। 1869 में इस लॉ के मुताबिक किया है कि किसी शय के रिएक्ट करने का रेट, ये मैं इसके अंदर नीचे अंडरलाइन कर रहा हूं और ये मैंने आपको इंशाल्लाह समझाना है। शय, रेट और एक्टिव मास और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन तो आपको पता ही है। एक एक लफ्ज समझेंगे फिर इंशाल्लाह 4 इसमें पॉइंट्स हैं। किसी शय के रेट करने का रेट इसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये जो एक्टिव मास है, ये क्या चीज है? एक्टिव मास वो मास जो किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में हिस्सा ले। वो मास रिवर्सिबल रिएक्शन कहां से स्टार्ट होता है? रिएक्टर से या प्रोडक्ट से भी स्टार्ट हो सकता है। पहले रिएक्टर रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे और फिर उनसे दोबारा से फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट मिलकर दोबारा से रिएक्टेंट बनाएंगे। तो उस मास को हम एक्टिव मास कहते हैं। एक्टिव मास का दूसरा नाम या एक्टिव मास और क्या मुराद है? मोलर कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन से मुराद हम क्या लेते हैं? शाह भाई बताएं। बताया हुआ है ना आपको? यस सर। अब ये हो गया। और एक्टिव मास को जाहिर करने का तरीका क्या है? स्केल ब्रैकेट। ये स्केल केमिस्ट्री में, स्केल मैथ में भी आप यूज करते हैं। केमिस्ट्री में एक्टिव मास को जाहिर करने के लिए स्केल ब्रैकेट यूज करेंगे। करिए, यस, बड़ी ब्रैकेट। और इसका यूनिट क्या है? मोल पर डीएम क्यूब है। अब आइए, शय से मुराद क्या है? अभी आपने कहा कि रिवर्सिबल रिएक्शन में, रिवर्सिबल रिएक्शन को हम किसी भी तरफ से शुरू कर सकते हैं, आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो अब शय से मुराद है आपका रिएक्टेंट भी हो सकती है, वो अशिया क्या हो सकती हैं? रिएक्टेंट भी हो सकती हैं या फिर प्रोडक्ट भी हो सकती हैं। बेटा समझ आ रही है मेरी बात की? बड़ी आसान बात है। तो शय से मुराद ये है। तो रेट, अब रेट पढ़ना है। रेट से क्या मुराद है? रेट का ताल्लुक हमेशा टाइम से होता है। किससे होता है? टाइम से। हमने मिसाल और ग्राफ में भी देखा था कि रेट का ताल्लुक किससे होता है? टाइम से। वहां पर हमने एक्स एक्सिस पर ग्राफ में एक्स एक्सिस पर टाइम लिया था और वाई एक्सिस पर मोलर कंसंट्रेशन इक्वल रेट लिया था। क्या लिया था? रेट लिया था, जो कि फिजिक्स में भी हमने पढ़ा। तो ये रेट हो गया। तो कोई रिएक्शन कितना किस रफ्तार से चल रहा है बेटा, तो उसका ताल्लुक एक्टिव मास से होगा। किससे होगा? एक्टिव मास से। अगर एक्टिव मास मतलब ये जो मिकदार हिस्सा ले रही रिएक्शन में अगर कम है तो उस रिएक्शन का रेट भी कम। ये तो सीधी सी बात है। थोड़ी सी आपने मिकदार ली, मतलब मैं रिएक्शन आपके सामने लिखता हूं, A प्लस B, ये रिएक्ट करता है, रिएक्टेंट है दोनों। इससे क्या बनता है? C प्लस B, लेट्स सपोज दो प्रोडक्ट बनते हैं। अगर आपने ये थोड़ी मिकदार में लिए, 5 ग्राम लिए, 5 डीएम क्यूब ले लिए या इससे कम ले लिए, तो फिर इसका एक्टिव मास आपने कम लिया तो रेट भी क्या होगा? कम। रिएक्शन होगा, जल्दी से होकर फारिग हो जाएगा। अगर इसका रेट ज्यादा से ज्यादा लेंगे आप, इसकी सॉरी मिकदार ज्यादा लेंगे, क्वांटिटी ज्यादा लेंगे, तो उस रिएक्शन का रेट भी ज्यादा होगा। क्या ख्याल होगा? नहीं होगा? तो यहाँ पर ये इससे मुराद ये है, ठीक है? रेट से मुराद ये है कि रेट और एक्टिव मास में जो ताल्लुक होगा वो क्या कहलाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम क्या लिखेंगे? शय का जो रेट होता है, रेट और एक्टिव मास में, बेटा इधर तवज्जो, रेट और एक्टिव मास में जो ताल्लुक है वो ये किसकी साइन है? प्रोपोर्शनल का। और प्रोपोर्शनल आपको पता दो तरह के होते हैं,
हमने 9 में पढ़े थे, चैप्टर 5 के अंदर जहाँ पर चार्ल्स लॉ और बॉयज लॉ पढ़ा था कि डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये साइन इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि द रेट ऑफ द रिवर्सिबल एक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास और मोलर कंसंट्रेशन भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ये बात क्लियर होगी। अगर मोलर यहाँ से क्या बना कि एक्टिव मास की वैल्यू बढ़ेगी तो रेट रिएक्शन का इंक्रीज होगा, अगर एक्टिव मास की वैल्यू कम होगी तो रिएक्शन का रेट भी कम होगा। ऐसी बात है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस पर यही होता है ना, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी जो मिकदार है उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, एक चीज अगर कम हो रही है तो दूसरी की भी वैल्यू कम होगी। ऐसी है ना। तो ये इससे मुराद, इस जो लाइन है इससे मुराद आपका ये है, ये अपने क्लास में अब क्लियर होगी। अब इस बात को हम एक मिसाल से पढ़ते हैं, एक मिसाल, और मिसाल हमारे पास ये है, ये वाली मिसाल है। आइए मैं इसको अरेंज कर दूं, उसके बाद हम आगे मिसाल पढ़ते हैं। जहाँ से कोई क्वेश्चन होगा तो वो मुझसे आप पूछ लीजिएगा, क्वेश्चन जरूर किया करें। लो जी, और ये जो मैं आपके सामने ड्राइव करने लगा हूँ, अखज़ करने लगा हूँ, ले तो रहा हूँ मैं मिसाल, लेकिन मिसाल लेने के बाद इसी मिसाल को हमने कन्वर्ट कर देना है इक्वेशन में। किसमें? इक्वेशन में। इससे पहले कि मैं मिसाल लूँ, मुझे आप बताइए, हमने ये वाली एग्जांपल ग्राफिकली तौर पर इसको रिप्रेजेंट भी किया है कि व्हेन हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस आपस में मिलती हैं, मिलकर वो क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड। और कुछ अरसे बाद हाइड्रोजन आयोडाइड हाइड्रोजन और आयोडीन में दोबारा से तब्दील हो जाती है। इट मींस रिएक्शन रुकता नहीं है, बल्कि प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टर में चेंज हो जाती है और ये रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? ये इक्वेशन है, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? नो सर। हाइड्रोजन के 2 एटम, हाइड्रोजन का 1 एटम, तो यहाँ पर हमने अपनी तरफ से क्या लगाएंगे? 2। तो जैसे 2 लगाया हाइड्रोजन के लिए, आयोडीन के कितने एटम हो गए? 2। ये आयोडीन के एटम, तो ये अब क्या बन गई? हमारी एग्जांपल नहीं बनी, हमारी इक्वेशन बन गई है। ये 2 क्या है ये मैं इंशाल्लाह आपको बाद में कहूंगा, पहले हम एग्जांपल लेते हैं। ये मोल की तादाद है। अब हमने इस तरह की एग्जांपल ले ली है, दैट्स व्हाट हमारे पास एग्जांपल है, सीधी एग्जांपल है। व्हेन ए और बी, 2 रिएक्टेंट, ए बी रिएक्टेंट, बी रिएक्टेंट, 2 रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके बेटा सी और डी प्रोडक्ट बनाते हैं, और कुछ 10-15-20 मिनट के बाद सी और डी प्रोडक्ट मिलकर दोबारा से ये प्रोडक्ट मिलकर क्या बनाते हैं? ए बी। ये रिवर्सिबल रिएक्शन की खासियत है कि इसमें 2 रिएक्शन होते हैं। एक रिएक्शन को फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, जो आगे जाता है उसका साइन ऊपर हाफ एरो, और जो नीचे वाला साइन है जो कि रिवर्स है, रिवर्स रिएक्शन के लिए है। तो ये सी और डी मिलकर दोबारा से अगर ए और बी बना दें तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? रिवर्सिबल। इस एग्जांपल को हमने लॉ ऑफ मास एक्शन से जो है वो प्रूव किया, इसके ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन लगाना। क्लियर होगी बात? अब इसमें दो रिएक्शन है तो 2 मरतबा लॉ ऑफ मास एक्शन लगेगा। कितनी मरतबा लगेगा? 2 मरतबा लगेगा। इधर बी अटेंटिव। तो इसमें पहला हम बात करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन की। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, भाई कितनी मरतबा रेट मालूम करना है? 2 बार। 2 मरतबा। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ जी, फॉरवर्ड रिएक्शन में कितनी चीजें मिल रही हैं? 2 चीजें, ए और बी। और एक्टिव मास को ज़ाहिर करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। एक एक्टिव मास क्या होगा? एक्टिव मास ऑफ ए, यस, और मल्टीप्लाई बाय एक्टिव मास ऑफ बी। ये हो गया आपका फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट। इस एक्टिव मास का दूसरा नाम क्या था? मोलर कंसंट्रेशन। इसको यूं भी पढ़ सकते हैं, ए रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन, बी रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, दोनों आपस में क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है। तो अब मुझे बताइए, फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को ज़ाहिर करते हैं हम, मैंने कल बताया था शायद आपको, आर से रेट को ज़ाहिर करते हैं, आर से, इस रेट को आर से ज़ाहिर करते हैं। और रिएक्शन कौन सा है? फॉरवर्ड। क्या लिखेंगे? एफ। आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। बेटा बताइए, अब यहां तक समझ आई नहीं? यस सर। अब फिजिक्स में हमने पढ़ा था मोशन के 3 कानून, उसमें हमने एक लॉ पढ़ा था हमने
तो उसमें दूसरा लॉ क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू ma। उसमें जब हमने नोट किया था तो उसमें हम कोई ना कोई प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करने के लिए हम कोई ना कोई क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। जैसा कि 9th के अंदर चैप्टर नंबर 5 में हमने बॉयज लॉ पढ़ा और चार्ल्स लॉ पढ़ा, उसमें हमने कांस्टेंट क्या लगाया था, k। क्या लगाया था, k। यहां पर भी हम कोई कांस्टेंट लगाएंगे, आ ही सकते हैं। जब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करना है, किस साइन में चेंज करना है, बराबर के निशान में, तो हम क्या लिखेंगे, RF इज इक्वल टू इसकी इस निशानी की जगह ये निशानी, और आगे फिर हमें लाजमन एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। हम एक स्मॉल कांस्टेंट k लेते हैं, ये k स्मॉल है, और किस डायरेक्शन की बात हो रही है, फॉरवर्ड। इस k के नीचे हम लिखेंगे f। क्या लिखेंगे, f फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड kf ज़रब मल्टीप्लिकेशन यानी मोलर कंजर्वेशन ऑफ A इनटू मोलर कंजर्वेशन ऑफ B। यहां तक ये बात होगी, ये हमारी क्वेश्चन नंबर क्या बन गई, A। पता है, ये यहां तक नहीं समझे, फिर मैं आगे ये बात मैंने दोबारा लिखनी है अभी रिवर्स डायरेक्शन के लिए। हमने भी यहां पर थोड़ी देर पहले पढ़ा कि अगर एक्टिव मैस ज्यादा होगा तो उस डायरेक्शन का रेट भी ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम पहले रिएक्शन की बात करें, इस रिएक्शन की बात करें कि शुरू में A और B रिएक्टेंट मिले और उन्होंने CD बनाया, अब कौन सी चीजें मिल रही हैं ये बताएं बस आप, कौन सी दो चीजें मिल रही हैं, A और B। तो A और B जो रिएक्ट कर रही हैं, हमने उनका एक्टिव मास नहीं लेना, उनकी मोलर कंजर्वेशन लेनी है या CD की लेंगे, मुझे खुद बताएं आप। AB की सर जी। और रिएक्शन की सिमत भी आपके सामने ऐसे है, लेफ्ट टू राइट है, मतलब लेफ्ट टू राइट है। तो इसका मतलब हमने A की मोलर कंसंट्रेशन ली और हमने B की मोलर कंसंट्रेशन ली और उनको मल्टीप्लाई किया, उनका हासिल है ज़रा दूसरे लफ्ज़ों में, तो इन एक्टिव मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, रेट के। और कौन सा रेट है, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट। फिर आगे आपके सामने मैथमेटिकली मैंने आपके सामने थोड़ा सा वर्क किया है, R फॉर रेट, R फॉर रेट और फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए स्मॉल f। तो ये बन गया फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंजर्वेशन ऑफ A ज़रब मोलर कंजर्वेशन ऑफ B। लड़के यहां से समझ के A और B के दरमियान में जमा है, तो लड़के पेपर में भी टेस्ट में भी यहां पर भी वो जमा लगा देते हैं। A और B के दरमियान में जब ब्रैकेटें लगनी है तो आपने यहां पर ज़रब को निशान लगाना है, क्योंकि इनकी मोलर कंजर्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे वो फिर उसके रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यही तो लॉ ऑफ मास एक्शन है, ये तो लॉ ऑफ मास। चलो मेरे साथ दें आगे, अब किस रिएक्शन की बात करनी है, अब A और B मिलकर क्या बना दिया उन्होंने, COD प्रोडक्ट बन गया। और रिवर्सिबल रिएक्शन की क्या खासियत है कि प्रोडक्ट जब दोबारा से रिएक्टर में तब्दील हो, ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टर में तब्दील हो जाए, दोबारा रिएक्टर बनाएं, रिएक्टर बनाएं, तो ऐसे रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और हमारे एग्जांपल ही रिवर्सिबल रिएक्शन की है। तो चले, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, फिर रिवर्स रिएक्शन का रेट। भाई ये जो काम किया है ना, एक लाइन दूसरी तीन, ये तीन लाइनें भी फिर दोबारा यूं लिखनी है। तो रिवर्स रिएक्शन का रेट, शाबाश, इज प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अब यहां पर क्या लिखेंगे, रिवर्स रिएक्शन कैसे चलता है जुबैर, अब C और B आपस में रिएक्ट करेंगे, चाहे ये प्रोडक्ट की क्यों ना हो, प्रोडक्ट है C और D रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके वो A और B। तो अब हम किस तरफ बात करेंगे, राइट से लेफ्ट। बड़ी आसान बात है, राइट से। तो हम कौन सी दो चीजें रिएक्ट कर रही है ये बताएं, C और D। जो रिएक्ट कर रही है ना वो यहाँ पर लिखनी है, जो चीज बन रही है ना वो नहीं लिखनी यहाँ पर। आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस बात को, यस सर। ओके चलें, यहाँ पर लिखिए द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C ज़रब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D। अब फिर कोई काम करते हैं, सारा रेट को किससे जारी करते हैं, R से। और रिवर्स रिएक्शन के लिए कौन सा लफ्ज लगाएंगे, छोटा, स्मॉल r। हर एक बात का अलग अलग मतलब है, छोटी छोटी बातें समझा करें, इससे बड़ी बड़ी बातें बन जाती हैं, छोटी छोटी बातें रोजाना की मिला। और इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह क्या लगाएंगे, इक्वल, और आगे क्या लगाएंगे, कोई ना कोई कांस्टेंट। और हमने कौन सा कांस्टेंट लगाना है, k, स्मॉल k। और आप किस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ रहा है, और आगे
ज़रब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी सी एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। ये इक्वेशन नंबर कौन सी होगी बेटा? 2। इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब बताइए, जो हमने पहले से डिस्कशन की हुई है साकिब, क्या की हुई है कि ए और बी वेक्टर मिलेंगे और वो सी और डी बना देंगे। लेट्स सपोज पहले 5 मिनट या 10 मिनट में ये बनता है, फिर थोड़े ऐसे, फिर थोड़ा सी और डी जैसे जैसे बनता रहता है, वो सी और डी दोबारा से ऐड करके ए और बी में चेंज होते रहते हैं। तो फॉरवर्ड एक्शन रेट शुरू में हाई होता है और रिवर्स एक्शन का कम होता है, और आखिर पर रिवर्स एक्शन का रेट तेज हो जाएगा और रिवर्स फॉरवर्ड एक्शन का कम हो जाएगा। लेकिन 10 मिनट के बाद 15 मिनट तक ये होता है। फिर 15 मिनट के बाद क्या बताया हुआ आपको कि इस रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है और बराबर होगा और ऑपोजिट सीमत में होगा। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन लेफ्ट से राइट मूव कर रहा है तो रिवर्स रिएक्शन राइट से लेफ्ट मूव करेगा। तो बच्चों है ना, तो इस हालत को क्या कहते हैं? डायनामिक। वेरी गुड। देखो नक्शे बताया डायनामिक, इसका मतलब मान जो दुला नहीं। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम, अब अगर हमने रेट निकालना हो डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए, हम कहेंगे ये रिएक्शन 15 मिनट के बाद, लेट्स सपोज एग्जांपल फॉर एग्जांपल 15 मिनट के बाद, ये 20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया। क्या मतलब कि इसका फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और इसका रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या हो गया? बराबर हो गया। और रिएक्शन मिक्सचर की अमाउंट है वो भी कांस्टेंट हो गई है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम की हालत। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए एक बात बता रहा हूँ, अब हम क्या लिखेंगे? इक्विलिब्रियम की हालत में, इक्विलिब्रियम की हालत में ये हेडिंग होगी। इक्विलिब्रियम की हालत में क्या होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर होता है रिवर्स रिएक्शन के रेट के। फॉरवर्ड रिएक्शन ये, रिवर्स रिएक्शन नीचे वाले ये, यानी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब इसका मतलब है इक्वेशन नंबर 1 RF है और इक्वेशन नंबर 2 R है, और दोनों एक दूसरे की क्या हो गई हैं? बराबर हो गई है। कब? इक्विलिब्रियम की हालत में, इक्विलिब्रियम की हालत में। तो अब इनकी वैल्यू लगाओ, इनकी अब बेटा RF की क्या वैल्यू है बताइए? RF इज इक्वल टू KF। भाई अब सिर्फ बताया था वैस के, अवैस बताए ना बेटा, खड़े हो गए, ये क्या बात होगी? RF की क्या कीमत है? RF किसके बराबर है? ऊपर कहीं नजर आ रहा है आपको? बोले कांस्टेंट की तरह। RF ये है, RF किसके बराबर है? इसके बराबर है। KF ज़रब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। कहां से हो रहे? कहां पे रहे आप? तो यहां पर इसकी कीमत लगा देंगे। ये सारा मैथमेटिकली काम है, इससे केमिस्ट्री का कोई नीति नहीं है जो मैं कर रहा हूं। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A ज़रब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B, ये कीमत लगा दी। आगे क्या साइन आ गया? इक्वल लगा दें। RR इक्वेशन नंबर 2 RR रिवर्स रिएक्शन का रेट किसके बराबर है? इसकी क्या कीमत है? ये है KR मल्टीप्लाई बाय मोलर कंसंट्रेशन C। जब तक आप बोलेंगे नहीं ना, यकीन करें, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D। क्लियर होगी बात? अब इसको हमने हल कर, इसमें ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जो रमजान बेटा कांस्टेंट है? नंबर 1 RF फॉरवर्ड रिएक्शन, ये RF क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कांस्टेंट, और RR क्या है? रिवर्स रिएक्शन के लिए कांस्टेंट। रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट, फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट। तो ये दोनों जो चीजें कांस्टेंट है, बाकी वेरिएबल है, बाकी वेरिएबल है। तो कांस्टेंट को एक तरफ रख लेंगे इक्वेशन में और वेरिएबल को दूसरी तरफ रखेंगे। तो आइए चलते हैं। तो इधर R KR इधर क्या कर रहा है? वो ज़रब खा रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई राइट तरफ हो रहा है, लेफ्ट साइड पर आकर क्या हो जाएगा? ये तकसीम हो जाएगा। और KF के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? मोलर कंसंट्रेशन पे और मोलर कंसंट्रेशन ये उधर जाके क्या हो जाएगा? तकसीम हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे? KF बटा KR इज इक्वल टू
molar concentration of C is the molar concentration of D divided by the molar concentration or active mass of A is the active mass of B. ये समझ आई आपको मैंने क्या किया? कि एक रकम इधर ले आया लेफ्ट साइड और दो रकमें A और B जो इधर उधर हो रही है उधर जाकर वो क्या हो जाती है? मैथ का ये बेसिक उसूल है, मैथ का बेसिक उसूल है, मैथ का ये बेसिक। अब बताइए ये दोनों चीजें क्या हैं? दोनों चीजें क्या हैं? कांस्टेंट है। वो नहीं बोलना आपने। R K F और K R क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट है। अब इधर तवज्जो करेंगे थोड़ी सी मेहरबानी करके। आखिर पत्र पे तवज्जो लूज हो रही है। दो ये मैं लिख रहा हूं 6/2 6 पे क्या है? कांस्टेंट है। 6 रुपए के 6 रुपए कहेंगे या 7 रुपए कहेंगे? 6 ये 5 रुपए कहेंगे इसको? ये भी कांस्टेंट है, दो भी कांस्टेंट है। यस तो अब ये दोनों चीजें क्या है? कांस्टेंट। दोनों क्या हो रही है? तकसीम हो रही है। तो ये भी तो दोनों कांस्टेंट है। तो अगर इसको तो हल कर लेंगे 2 एक बार 200 2 3 तो आंसर 3 आ गया इसका। जब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व दोनों कांस्टेंट है। साइंस में जब दोनों कांस्टेंट हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो या डिवाइड हो रहे हो या तीन कांस्टेंट हो या तीन से ज्यादा कांस्टेंट हो, हम उनकी जगह एक नया कांस्टेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नया कांस्टेंट लगाते हैं। और वो नया कांस्टेंट इन दोनों की जगह अब हम नया कांस्टेंट लगाएंगे KC, यानी इट मींस KF बटा KR इस बराबर हो गया KC के। अब आप पूछे सर ये KC क्या है? KC is also a constant। ये KC भी क्या चीज है? कांस्टेंट जिसकी कीमत KF बटा KR के बराबर है। दो कांस्टेंट उसकी जगह एक नया कांस्टेंट, इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? रिवर्सिबल एक्शन किस हालत में है? इक्विलिब्रियम की हालत में जब रिएक्शन होगा तो इक्विलिब्रियम की हालत वाला कांस्टेंट लगेगा। एवर सीट डाउन। तो KC क्या है? इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं यार, बोलते नहीं यार लड़के। इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम स्टोर कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम स्टोर कांस्टेंट। तो ये KF क्या है? कांस्टेंट। किस रिएक्शन के लिए? फॉरवर्ड रिएक्शन। KR किसके लिए कांस्टेंट? रिवर्सिबल रिएक्शन। और फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन मिलकर कौन सा रिएक्शन बनाते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। और अब किस रिएक्शन की बात कर रहे हैं? यानी दो एक रिएक्शन जो बड़ा रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन, वो दो रिएक्शन पर मिला है, उनकी जो दो कांस्टेंट हैं KF और KR, उनकी जगह हम नए कांस्टेंट लगा सकते हैं। लगा सकते हैं नहीं लगा सकते? यस सर। एग्जांपल मैंने आपको यहाँ से दी 6/2 लिखा कि 6 भी एक कांस्टेंट है, 2 भी एक कांस्टेंट है। लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर कोई भी आएगा, तो वो नंबर भी क्या है? कांस्टेंट। 3 भी एक कांस्टेंट है। तो बताइए मुझे इस इक्वेशन में हम KF बटा KR की जगह क्या लगा सकते हैं? KC। So we get KC is equal to the molar concentration of C, molar concentration of D multiplied by divided by AB. molar concentration of A and molar concentration of AB. B. This is the final expression। आपका ये आखिरी एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में मैं 2 मिनट और लूंगा। इस एक्सप्रेशन में जरा देखिए कि कौन कौन सी चीजें। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी या मोलर कंसंट्रेशन C और D में से किसी की वैल्यू बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कीमत भी बढ़ेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर A और B की मोलर कंसंट्रेशन की कीमत बढ़ेगी तो KC की कीमत क्या होगी? कम होगी, क्योंकि KC और A और B की मोलर कंसंट्रेशन के दरमियान में जो लिंक है वो क्या लिंक है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक बात। दूसरी बात, इधर देखिए, इधर से नजर आ रहा है कि इस इक्वेशन को देखकर अगर डायरेक्ट ये फार्मूला लिखना हो, इसको हम एक्सप्रेशन करते हैं, तो हम ऐसा करेंगे KC लिखकर बराबर लिखेंगे और जो हमारा प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट हमेशा नोमिनेटर में लिखेंगे और रिएक्टेंट हमेशा डिनोमिनेटर में। शुमार को निंदा ऊपर वाले को क्या कहते हैं? रियाजी में शुमार को निंदा दो रैपिड आप कहते हैं ये हो रहा है। ऊपर वाले रकम को बटे से ऊपर वाले रकम को शुमार को निंदा कहते हैं। भूल आए ना वो फिर कराओ, और नीचे वाली रकम को मुखरिज कहते हैं। मैंने इंग्लिश में बताया कि नोमिनेटर और इस रकम को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। तो ये है इट मींस कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कीमत
ए और बी की मोलर कंसंट्रेशन की कीमत के बढ़ने से कम होती है और मोलर कंसंट्रेशन अगर सी और डी प्रोडक्ट ये जो इनकी वैल्यू ज्यादा होगी तो केसी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। ये एक तरीके कार लिखने का। इस एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं? केसी एक्सप्रेशन। केसी एक्सप्रेशन का मतलब फार्मूला। ये फार्मूला बन गया आपका। इस इक्वेशन के लिए ये फार्मूला है। अब क्लियर आ गई। दूसरी बात, केसी की अगर तारीफ यहां से करनी हो तो केसी की क्या तारीफ होगी? रमजान केसी की तारीफ केसी बराबर है के एफ बटा के आर। ये तारीफ, ये तो फार्मूला है। तो आपके लिए जो हम बटे में लिखते हैं वो क्या कहलाता है? निस्बत। केसी क्या है? केसी बेसिकली निस्बत है। केसी क्या चीज है? निस्बत। बोले केसी बेसिकली निस्बत है। किस किस के दरमियान में? के एफ और के आर। फॉरवर्ड डायरेक्शन का कांस्टेंट और रिवर्स डायरेक्शन के कांस्टेंट के दरमियान में निस्बत को केसी कहते हैं। और केसी का नाम क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्वेश्चन पेपर में आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तारीफ लिखें। आप लिखेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन का कांस्टेंट और रिवर्सिबल कांस्टेंट के दरमियान जो निस्बत है उस निस्बत को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। अब जरा जिस तरह आप देखो, ये देखिए ये इक्वेशन, ये इसका फार्मूला क्लियर। अब ये ऊपर मैंने इक्वेशन की ली। इसके लिए इसी तरह का फार्मूला लिखना हो तो मुझे बताइए कैसे लिखेंगे? जल्दी बताइए। H2I2 जब आयोडीन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करती है तो वो हाइड्रोजन आयोडाइन, इसको मैं बैलेंस नहीं करता, बैलेंस के बगैर ही इसका फार्मूला जस्ट हम एक ले रहे हैं प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल लिए। अब इस इक्वेशन को देखकर फरहान बेटा हमने फार्मूला लिखना इस तरह का, जिस तरह इस इक्वेशन को देखकर हमने ये फार्मूला अखज़ किया। अब इस इक्वेशन को देखकर डायरेक्ट फार्मूला लिखना, ये सारा काम नहीं करना, डायरेक्ट ये बराबर बोल। तो क्या करेंगे? इस इक्वेशन को देखकर क्या लिखेंगे? केसी बराबर है, अभी क्या बताया कि प्रोडक्ट हमेशा बटे से ऊपर लिखेंगे। यस सर। और रिएक्टेंट को नीचे। और किस हालत में लिखेंगे? हाइड्रोजन आयोडाइड की मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन ज़रब आयोडीन की आयोडीन गैस की मोलर। ये फार्मूला बना है नहीं बना? यस सर। ये आते हैं वो इक्वेशन देगा और आपने वो कहेगा कि इस इक्वेशन के लिए केसी का एक्सप्रेशन लिखें। केसी का एक्सप्रेशन तो इस इक्वेशन को देखकर लिख नहीं लेंगे। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे इसको देखकर जल्दी जल्दी पेपर में यहाँ पर गलती कर जाते हैं, यहाँ पर जमा लिख देते हैं। यहीं पर यहाँ पर जमा लिखना नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है कि किसी शय के रिएक्ट करने का रेट उसके एक्टिव मास के हासिले ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये लॉ ऑफ मास एक्शन की असल डेफिनेशन समझ आ रही है? इसमें बेटा बताइए आप, आज हमने पढ़ा किया, हमने लॉ ऑफ मास एक्शन को उसका तारुफ पढ़ा और मिसाल से उसके फार्मूले को अखज़ किया। और इसके फार्मूले को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ एक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। ये पूरा फार्मूला, पूरा मिठाई का डब्बा क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। ठीक हो गया? बता दें अभी एक्सप्रेशन क्लियर। एक्सप्रेशन का मतलब फार्मूला। जिस तरह रियाजी में आप पढ़ते हैं, रियाजी में पढ़ते हैं ना, इसी तरह ये फार्मूला। अब बताइए कोई इसमें क्वेश्चन है तो मुझे बताइए। ठीक है जी, दुआ पढ़ ले। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।